नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है, लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक अपना मत देने लगे हैं और कहने लगे हैं कि इस बार क्या होगा और कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, इस बार कौन हारेगा, क्यों हारेगा, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव का शोर अब खत्म हो चुका है और 4 जून का इंतजार है। ऐसे में आंकड़ों और प्रतिशत की बात होने लगी है। कहा जाने लगा है कि कौन आगे है और कौन पीछे। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी राय अलग रखने लगे हैं। ऐसे में देश के जाने माने पत्रकार आशुतोष ने नरेंद्र मोदी के इस चुनाव में क्या गलती रही है वो बता दिया। आशुतोष की माने तो इस चुनाव में पीएम और बीजेपी के और कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा और यही कारण है जो मोदी को सत्ता से दूर कर देगा। आशुतोष का कहना है कि पीएम मोदी की जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिस पर मोदी ने चर्चा करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और बार बार मैनिफेस्टो की बात करके देश की जनता तक कांग्रेस का प्रचार कर दिया, जिसके बाद लोगों के मन में दिलचस्पी जाग गई कि आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है। इसके साथ ही साथ जब ये लगने लगा कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला तो फिर हिंदू मुसलमान करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और विपक्ष संविधान, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को जन जन तक पहुंचा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोदी का हिंदू मुसलमान खतरनाक होने के बजाय बेअसर हो गया। हम यहाँ पर मोदी का वो हिंदू मुसलमान वाला भाषण आपको सुना रहे हैं जो उन्होंने बांसवाड़ा में दिया था। कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मोदी जी। इसी की काट के लिए विपक्ष ने संविधान बदलने का नारा दिया जो चल निकला, जिसका नतीजा यह हुआ कि ओबीसी और दलित वोट बीजेपी से शिफ्ट होकर इंडिया गठबंधन की तरफ जा पहुंचा और अब उसका असर दिखने लगा है। कोई मामूली किताब नहीं है, ये आपके दिल की आवाज है। ఇది సామాన్యమైన పుస్తకం కాదు, ఇది సామాన్యుల యొక్క గొంతుక। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने लड़कर अपना खून देकर इसको बनाया है। ఈ పుస్తకం సామాన్యమైనటువంటిది కాదు, ఈ పుస్తకాన్ని మన కోసం మనం ఆవిష్కరించుకోవడానికి ఈ దేశంలో వేలాది మంది, లక్షలాది మంది తమ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా త్యజించి రక్తాన్ని ధారపోసి ఈ పుస్తకాన్ని రూపొందించుకున్నారు। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, इन लोगों ने सालों लड़ाई कर
खून पसीना देकर हिंदुस्तान की जनता के साथ ये किताब बनाई। మహాత్మా గాంధీ గారు, అంబేద్కర్ గారు, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు వీరంతా కూడా సంవత్సరాల పాటు శ్రమపడి చెమటోడ్చి ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు రూపొందించేందుకు తమ సహకారాన్ని అందించి ఈ దేశానికి పుస్తకాన్ని అందించగలిగారు. और इस चुनाव में बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया है, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया है कि वो इस संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। तो आपने राहुल गांधी को सुन लिया। अब मोदी की अपेक्षा जनता राहुल को सुनने लगी, जिसका नतीजा यह है कि बीजेपी 200-210 पर सिमट रही है और यही बात पत्रकार अब कहने लगे हैं। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषकों की एक और राय खुलकर सामने आ रही है और वो है कि जनता की चुप्पी, इसके साथ ही साथ उत्तर के कुछ गढ़ों में बीजेपी को कड़ी विपक्ष द्वारा टक्कर मिल रही है, जो बीजेपी के पसीने छुड़ा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2024 के चुनाव में 2019 की तरह कोई लहर नहीं है, ना ही बालाकोट की घटना। ऐसे में जनता चुप है और कुछ नहीं कर रही, लेकिन संविधान महंगाई और बेरोजगारी से दुखी है और इसी वजह से अपना मत दे रही है। राजनीति को समझने वाले भी फेल हैं और कहने लगे हैं कि क्या होगा कोई नहीं जानता। मोदी लहर कहीं नहीं दिख रही, विपक्ष के पास स्थानीय मुद्दे हैं, इसके साथ ही साथ जनता मोदी से नाराज नहीं है, लेकिन लोकल सांसद से काफी भड़की हुई है और इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट कर रही है। इसके साथ ही साथ विपक्ष का एकता के साथ चुनाव लड़ना फायदे का सौदा हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार मोदी ने कई गलतियां की हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखना होगा 4 जून को क्या कुछ रिजल्ट निकलकर देश और दुनिया के सामने आते हैं। స్నేహితులారా, ఇప్పుడు జరిగేటటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందినటువంటి పెద్ద పెద్ద నేతలు, గొప్ప గొప్ప నేతలు పెద్ద పెద్ద వేదికల మీద ఈ రాజ్యాంగాన్ని సమూలంగా మార్చేస్తామని, ఈ రాజ్యాంగాన్ని తీసేస్తామని బహిరంగంగానే చెబుతూ ఉన్నారు। ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में है। इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रेवंत रेड्डी जी कहते हैं कि इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है। ఈ దేశంలో ఎన్నికలు ఇప్పుడు 2 సమూహాల మధ్య జరుగుతున్నాయి। ఒకటి ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి సమూహం, అందులో రాహుల్ గాంధీ గారు, మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, మీ ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వీరంతా ఉన్నారు। వీరేమంటున్నారంటే ఈ పుస్తకాన్ని పరిరక్షించాలి, ఈ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించాలి అంటూ ఉన్నారు। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के नेता कहते हैं इस किताब को बदल दिया जाए, इसको फेंक दिया जाए। నరేంద్ర మోడీ గారు అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ మిత్రులు ఏమంటున్నారంటే ఈ పుస్తకాన్ని సమూలంగా తీసేయాలి, ఈ పుస్తకాన్ని పూర్తిగా మార్చేయాలి అంటూ ఉన్నారు। हम इस किताब की रक्षा करेंगे, कोई भी शक्ति इस किताब को डैमेज नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। మేము ఈ రాజ్యాంగాన్ని పరిపూర్ణంగా పరిరక్షిస్తాం, ఏ శక్తి కూడా ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చడంలో కానీ సమూలంగా తీసివేయడంలో కానీ ఏమాత్రం సాహసించలేదు। भाई और बहनों, आपका जमीन का हक, आपको जो आरक्षण मिला,